हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना उदार है कि उसकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो तक चेंज हो गया है ना। सुप्रीम कोर्ट मामला गया कि ये तो जो आपातकाल में हुआ, एक लंबी बात है जो करने को है, पॉडकास्ट एक भी कम है उसके लिए। पर मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, एक किताब लिख दी गई बहुत बढ़िया, उसमें कुछ नियम लिख दिए गए, अगर मानने वाले बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं, उस किताब को फेंक देना चाहिए कि उसके ना मानने वालों को या गलत ढंग से इंटरप्रेट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए या उन्हें सुधारना चाहिए। आप बात सही कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनहेरेंट है कि यूरोप की सम्मान करेंगे, पर अगर आप देखें 75 साल बाद कि हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगे, ज्यादातर लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। जज आज कहेगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कल कहेगा कि जज को अपॉइंटमेंट करना है, तीसरी दिन कहेगा कुछ और। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बड़ा बहस है, पर उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर आपकी वो जो पहली सवाल थी असल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी कॉलोनियल का मतलब है जो कॉलोनियल ने हमारे ब्रिटिश राज शासक ने किया उसको बदलना और कुछ पोस्ट कॉलोनियल लाना। पर बात इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हम जैसे ये क्रिमिनल कोड की मैं बात किया, क्रिमिनल कोड सरकार भले कहे कि ये डी कॉलोनियल है, पर आप अगर देखें तो वही प्रोविजन एक दूसरे तरीके से वापस लाया गया है। अगर आप सच में कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्रिटिसिज्म करना चाहते हो तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन्स सब काम देश हित में करेंगे। ठीक है, और ये जो सोच है हमारे पॉलिटिकल थियोरी में बहुत ही एक सरल टाइप की सोच है। किसी देश पर शासन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, हमने चुना संवैधानिक तरीका, यानी हम एक संविधान मानेंगे, एक संविधान होगा जिसके नीचे सब होंगे और जो उसमें लिखा होगा वो माना जाएगा, सिंपल है। मगर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और हमें लगेगा कि इसमें से कुछ हटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, हम वो भी करेंगे। तो ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था कहलाई और हम यानी भारत इसे ही मानता है। लेकिन इस संविधान को लेकर चर्चाएं हमेशा से रही हैं। अब तो 73 साल हो गए, 75 होने ही वाले हैं। जब बन रहा था तब भी, आज भी और आगे भी हमेशा अलग अलग एंगल से लोग सोचते हैं, बहस करते हैं, सबके अपने तर्क हैं। एक ऐसी ही बहस है जिसे उठाया है अर्घ्य सेन गुप्ता ने। आज हमारे साथ पढ़ाकू नितिन में वो शामिल हैं। अर्घ्य जो हैं कानून के जानकार हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आपने नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ाई की है, इसके बाद आप ऑक्सफोर्ड चले गए, रॉड्स स्कॉलर रहे हैं और लॉ को लेकर बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए किताब भी लिख दी, द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलोनियल शब्द जुड़ते ही किसी चीज़ के साथ हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं और इसलिए किताब जो है बहुत चर्चा में है, इस पर बहुत बहस है, विवाद भी है, तारीफ भी है, एक पहलू है ये भी सोचने का। तो अर्घ्य से ही समझेंगे कि उनका नज़रिया क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्या लगता है उन्हें, है ना। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, इस वक्त बाहर आई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अलग अलग किताबों की। सब अपने ढंग से समझना और समझाना चाहते हैं कि कहाँ हम चूक गए और कहाँ हम बिल्कुल नहीं चूके। तो पहले तो इसके टॉपिक पर, शीर्षक पर बात आपने लिखा, द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलोनियल क्या है? ये एक्चुअली बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अब एक पोस्ट कॉलोनियल या डी कॉलोनियल मोमेंट पे आ चुके हैं। सरकार कहती है कि क्रिमिनल लॉ मतलब आईपीसी को हम डी कॉलोनाइज कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने करके गए थे उनको हम डी कॉलोनाइज करने वाले हैं। तो एक बेसिक तरह से अगर हम देखें तो डी कॉलोनियल का मतलब है जो कॉलोनियल ने हमारे ब्रिटिश राज शासक ने किया उसको बदलना और कुछ पोस्ट कॉलोनियल लाना। पर बात इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हम जैसे ये क्रिमिनल कोड की मैं बात किया, क्रिमिनल कोड सरकार भले कहे कि ये डी कॉलोनियल है, पर आप अगर देखें तो वही प्रोविजन एक दूसरे तरीके से वापस लाया गया है। ये जो नया प्रोविजन क्रिमिनल कोड है, इसमें पुराने आईपीसी में कौन सा वो प्रोविजन था जो सबसे कॉलोनियल था? वो था सेडिशन। यही था जो जिसके अंदर गांधी जी को भी अंदर लेके गए, हमारे सब फ्रीडम फाइटर्स अंदर गए, क्योंकि ये सेडिशन इट वाज सीन एज अगेंस्ट द नेशन। पर अभी आग देखे, अगर आप सच में डी कॉलोनियल एक पीनल कोड बना रहे हैं तो सेडिशन तो जाना चाहिए, पर सेडिशन तो नहीं गया है, एक दूसरे तरह से नाम बदल दिया है, पर सेडिशन है वैसे ही है। तो ये एक्चुअली डी कॉलोनियल वैसे है नहीं। मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कानून बना रहा है और अंग्रेजों की बनाए हुए कानून को हम अब खारिज कर रहे हैं, ये डी कॉलोनियल नहीं है।
डी कॉलोनियल का अर्थ है तीन, मेरे मेरे ख्याल से। एक, कि जो सिटीजन और स्टेट, नागरिक और समाज, जो स्टेट मतलब सरकारी व्यवस्था में जो ये रिलेशनशिप है वो थोड़ा सिटीजन के तरफ हो, यही नंबर वन एग्जाम्पल है कि क्या डी कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू, ये जो फंडामेंटल राइट्स की बारे में हम बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, फंडामेंटल राइट्स है एक साइड, और दूसरे साइड स्टेट मतलब सरकार की कुछ पावर्स है। ये जो रिलेशन है ये कैसे हम बैलेंस करके रखें, ये है दूसरी चीज कि डी कॉलोनियल क्या है। और तीसरी चीज है कि ये दिल्ली में कितना पावर है वर्सेस स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। जैसे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तब हमारा बहुत डर था, पाकिस्तान हो रहा था, पाकिस्तान स्टेट बन रहा था, यूनिटी और इंटेग्रिटी की सवाल थी, तो हमें लगा कि अब दिल्ली में ज्यादा पावर हम दे दे तो देश इकट्ठा रहेगा। पर अभी अब आपने जैसा कहा 75 साल होने वाला है, तो अभी अगर डीकोलोनाइज करना है तो हमें सोचना है कि दिल्ली में वर्सेस स्टेट कैपिटल में वर्सेस लोकल लेवल में ये पावर रिलेशन क्या होने चाहिए। कॉलोनियल का मतलब यही है और डीकोलोनियल का मतलब यही है। आपने इस किताब का नाम रखा था कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कि कॉलोनियल हर चीज जो है वो खराब ही रही होगी ऐसा सब नहीं मानते। उस दौर में रेलवे भी थी, है ना, उस दौर में सड़कें भी बढ़ी, उस दौर में कई सारी ऐसी चीजें हुई जैसे जिसे हम आज यूपीएससी कहते हैं वो भी आया। तो हर वो चीज जो अंग्रेजों के दौर में थी आज भी उसमें से बहुत कुछ है और हम उसका लाभ उठा रहे हैं, बुरी तो नहीं है। करेक्ट। आपने नाम ही रख दिया तो नाम रख के ऐसा लगता है, मतलब नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप स्वरूप से ही नाराज है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है कि इसमें कुछ कुछ हिस्से हैं जो कॉलोनियल है, कुछ कुछ हिस्से हैं जो बिल्कुल ही पोस्ट कॉलोनियल है, कुछ कुछ हिस्से हैं जो बहुत ही ओरिजिनल है। तो ऐसा नहीं है कि ये नाम से लगे कि पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल है, ये मेरा कहना नहीं है। जो भी ये बुक पढ़ेगा उसको पता लग जाएगा कि ये नहीं, मेरा कहना है कि कोई अगर पूरी किताब पढ़े तो ये पाएगा कि आपने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं लेकिन कहा। अगर कोई इसका कवर देखेगा तो लगेगा आपने ऐसा ही कहा है। लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 मेजर कारण है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल कहला जा सकता है। नंबर 1 इज दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबी है। और ये लंबी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? हमारे सिविक्स टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता था इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब ज्यादा आर्टिकल्स रटने पड़ते थे तब। तो अभी मुझे लगता है कि ये जब मैं बुक लिख रहा था तो मुझे लगा कि ये एक लंबा होने का एक ही कारण है, ये है कि हमारे फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तभी लगता था कि देश अभी डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं है। लोगों को अभी हम इतना विश्वास नहीं कर सकते कि वो ठीक आदमी के लिए वोट दे। तो इसलिए हमें एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसपे हम पूरे सब कुछ डिटेल में लिखना है। जितना डिटेल में लिखे मतलब लोगों की पावर उतनी कम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं कि क्या है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक आर्टिकल है 273 पे, बुक में भी लिखा हो इसके बारे में। 273 है एक आर्टिकल विच डील्स विद जूट। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जूट बहुत मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में तो शॉर्ट बोलते हैं। सो जूट आर्टिकल 273 में उसकी उल्लेख है कि अगर जूट जब एक्सपोर्ट हो, उसकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी मिले तो उसमें उसका एक हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलेगा। तो देखिए जूट, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी जूट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत अहम मुद्दा है। पर देश की संविधान में कि आप जूट जैसे एक चीज लिखे, तो मुझे लगता है कि ये है एक, क्योंकि ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। और डिटेल ओरिएंटेड है इसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फेमस को लगा कि पीपल आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, उनको रेडी करना पड़ेगा। तो अभी लॉ में जितना हो सके हम स्पेसिफाई कर दें। नंबर 1। नंबर 2, कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे परपेचुएट करती हैं। जैसे आप देखेंगे इंपीरियल पुलिस सर्विस, जब अंग्रेजों के जमाने में जो हम पे राज करते थे, अत्याचार करते थे, वो अंग्रेज पुलिस वाले ही करते थे। पुलिस वाले भले इंडियन भी हो पर है थे तो इंपीरियल पुलिस सर्विस के। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम आया तो तब हम डिसाइड किए कि नहीं, हम वो इंपीरियल पुलिस सर्विस को कंटिन्यू करेंगे। अब उसको इंडियन पुलिस सर्विस बना देंगे, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 312 में डाल दिए। और ना कोई रिफॉर्म हुआ, ना कोई रिट्रेनिंग हुआ। वो सेम ही पुलिस वाले
एक दिन हम पे अत्याचार कर रहे थे, आज उनको भरोसा किया गया कि हम हमारी देखभाल करेंगे, पर ये कैसे होगा, ये खुशनुमा नहीं। सो ये दूसरी कारण है कि ये कॉलोनियल है, क्योंकि ये कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस परपेचुएट करती है। और तीसरी कारण ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अगर आप देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़ा प्रैग्मेटिक डॉक्यूमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक, जैसे वो अम्बेडकर जी भी कहते हैं, इसके अच्छे कारण थे कि इंडिया वाज ऑलरेडी अ नेशन, और अभी बीच में आप कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हो, तो एक जैसे ये चलती हुई गाड़ी है, तो चलती हुई गाड़ी में अगर आप नया इंजन फिट करोगे तो थोड़ा सा तो ध्यान से करना पड़ेगा, पूरा उखाड़ के दूसरा इंजन थोड़ी डालोगे। सो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर आप देखेंगे, जो ब्रिटिश ने जो रख के गया वो ही स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी इसके पहले, उसके 1/3 तो ऑलमोस्ट हूबहू कॉपी है इस पे। तो जैसे आपको लगे कि वो प्रैग्मेटिक डॉक्यूमेंट है, ताकि वो जैसे सरकार की व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चले। पहले अंग्रेजों की चल रही थी, अब हमारे खुद की चलेगी। जैसे इसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। जैसे अब अगर हम अब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में सोचे, तो अगर एक चीज है जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की एक सिंबल है, वो है सॉल्ट, नमक। हमको सबको पता है कि गांधी जी ने दांडी में जाके सॉल्ट सत्याग्रह ने की। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बड़ा डिबेट हुआ कि एक प्रोविजन लाना चाहिए कि सॉल्ट टैक्स शैल बी अबॉलिश्ड। ये गांधी जी के मेमोरी ऑफ गांधी जी, एक प्रोविजन लाना चाहिए कि कोई भी सरकार कभी भी नमक पे कर नहीं लगाएगी। पर अगर आप देखें डिबेट कैसा गया असेंबली पे, एक मेंबर ने कहा नहीं, ये तो बड़ा सेंटिमेंटल प्रोविजन है, ये तो हमें करना नहीं चाहिए। एक वकील ने टेक्निकल ऑब्जेक्शन ली कि अगर नमक के आप ये अगर प्रावधान लाए, तो अगर आप कल को आपको कस्टम्स ड्यूटी लगाना है तो कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं लगा पाएंगे, तो आपकी बहुत नुकसान हो जाएगी। नेहरू जी भी कहे कि ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देश में कोई लगाएगा भी नहीं, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर फिर राजेंद्र प्रसाद जी एक्चुअली चौंक गए, बोले कि आप क्या कह रहे हो आप सब, ये गांधी जी की मेमोरी में हमको रखना चाहिए, थोड़ा सेंटिमेंटल है तो है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कहीं ये नमक शब्द ही नहीं है, झूठ है। नमक शब्द एक जगह है कि स्टेट कर सकती है, पर ये नमक सॉल्ट टैक्स के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। सो ये प्रिंसिपल्ड आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट है नहीं, ये डॉक्यूमेंट है कंटिन्यूइंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। इस किताब को जब मैं पढ़ता हूँ तो आप ये मांग करते हुए बार-बार दिखाई देते हैं, हालाँकि ये भी कहते हैं कि अभी वक़्त नहीं है। ये आप कहते हैं कि नया संविधान लिखे जाने की ज़रूरत है। नहीं, ये मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना ये है, जैसे आप शुरू किए कि हर जनरेशन को संविधान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, संविधान में काफ़ी सारे चीज़ हैं, जो अभी आउटडेटेड है, जिसमें बदलाव लानी चाहिए। तो लोगों को डर लगता है, बहुत सारे अगर क्या हैं जो नहीं बदलाव हो रहे? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हर बार जब भी सेशन होता है, संविधान में संशोधन हो ही रहे हैं। इस संविधान में संशोधन तो होती है, पर आप देखें कि 2 तरह के संशोधन होते हैं। एक तो मैं जो कहता हूँ पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स, जैसे ये इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन करना। सो ये है, और आर्टिकल 370 का रिपीट, ये तो एज इन बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। सो दिस इज अ पॉलिटिकल नेचर ऑफ अमेंडमेंट। और दूसरा है, देयर बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, वो बहुत एक्चुअली छोटे-मोटे अमेंडमेंट होते हैं, जैसे वो रिजर्वेशन 10 साल करके बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सब अमेंडमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे इन द सेंस दैट नॉट लेस इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा प्रोसीजरल टाइप के अमेंडमेंट। मैं जो कह रहा हूँ वो थोड़ा स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल लेवल पे है। एक, नंबर 1, ड्यूटीज, मतलब हमारे कर्तव्य। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था। बट वो ड्यूटीज जैसे है, लगता है कि वो जो ड्यूटीज है जो सिटीजन स्टेट को दे, जैसे जब नेशनल एंथम बजे आपको खड़े होने चाहिए, तो इस तरह की ड्यूटीज थी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि ड्यूटीज दैट सिटीजन ओ टू ईच अदर, हम कैसे दूसरों के साथ, हमारी क्या नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये एक्चुअली एक बहुत अहम मुद्दा है, जो एक्चुअली इज वेरी कोर टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, नंबर 1। और ये ड्यूटीज हमारे अधिकारों के साथ कैसे एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 है कि अब हम 75 साल हो गए हैं, हमें, मुझे लगता है कि सेकंड चीज जो हमें बदलाव लानी चाहिए है कि पुलिस पावर्स, ये पुलिस की हमारे, ये सैंक्शनड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि पुलिस की काफी सारे पावर्स होगी टू अरेस्ट विदाउट वारंट,
प्रिवेंटिवली डिटेन पीपल। सो ये पुलिस को बहुत सारे पावर्स दी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल सैंक्शन करती है। आई थिंक ये दूसरी बात है जो एक बड़े लेवल पे एक पुलिस अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए चेंज करनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी। अगर मेरा ये मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हम ग्राम पंचायत, लोकल लेवल, वहां पे हमको नजर डालना चाहिए कि कैसे वहां पे कानून व्यवस्था चले, कैसे हमारे गांव में, हमारे शहरों में लोकल गवर्नमेंट कैसे चले। और लोकल गवर्नमेंट के पास एक्चुअली अभी पावर बहुत कम है, बिकॉज वो स्टेट्स के इन सम सेंस एक काइंड ऑफ डेलीगेट गवर्नमेंट है। तो ज्यादा पावर्स उनके पास है नहीं, फाइनेंशियल पावर्स भी कम है, लेजिस्लेटिव पावर्स तो है ही नहीं। तो ये एक तीसरी चीज है जहाँ पे हम पावर्स के बारे में सोच सके। लास्ट एक है हमारा आर्टिकल 356 जो सबको पता है, ये प्रेसिडेंट्स रूल की प्रावधान है। और मुझे लगता है ये प्रावधान अभी जाना चाहिए, ये प्रावधान अभी रहना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रावधान थी क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि हम खुद सेल्फ गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये आश्चर्य है कि जब अंग्रेज खुद जा रहे थे, वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क था उसमें से ये प्रोविजन हटा दिए थे, क्योंकि उनको लगा कि अब देश आजाद हो गया कि अब तो ये प्रोविजन कोई नहीं रखेगा। पर हम खुद ये प्रोविजन रेप्लिकेट किए और ठीक है, ये काम में भी लगा, काफी सारे जगहों में काम लगा। बट अभी ये प्रोविजन एक सेंट्रल डोमिनेंस की ठीक है, एक सिंबल है, तो मुझे लगता है ये भी अब ठीक है। जाना चाहिए। तो आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि जब संविधान बन रहा था तब ये बात दिमाग में रही होगी बनाने वालों के कि अभी देश आज़ाद हुआ है जस्ट, और अभी समय लगेगा कि लोग मैच्योर होंगे, और इसलिए हमें संविधान को काफ़ी डिटेल लिखना चाहिए। और इसलिए भी बहुत सारे कानून में भी उसमें थे जो आप कह रहे हैं कि अब हटने चाहिए। लेकिन कौन गारंटी लेगा, कैसे ये तय होगा, कैसे हम ये मानेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा था जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, वो हो चुका है, हम इतने मैच्योर हैं कि हमें अब कानून कम कर देने चाहिए, या इतना जो विस्तृत संविधान है अब हम छोटे में भी चला लेंगे जैसे यूएस का है। तो इस बारे में कौन गवाही देगा, क्योंकि देश में जातिवाद अभी भी है, दंगे अभी भी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस अभी भी खराब होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदों के लिए संविधान का उल्लंघन भी करती हैं, अपने हिसाब से बदलना भी चाहती हैं, कोर्ट को लेकर लगातार खींचतान चलती है, और राज्यों और केंद्र को भी लेकर खींचतान चलती है। तो अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि हाँ अब वो हमने पा लिया है, हम मैच्योर हो गए हैं, तो चलिए अब इसे रिवर्स करते हैं। देखिए, ये तो लीगल वाली गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत मुझे तो दिलचस्प लगा कि इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशंस दैट मेक नेशंस बट नेशंस दैट मेक कॉन्स्टिट्यूशंस। तो संविधान से देश नहीं बनती, बट देश संविधान बनाती है। तो मुझे यही लगता है कि आप संविधान में जो भी लिखे, आप विस्तृत से लिखे या आप कुछ बहुत संक्षेप में लिखे, जैसे भी आप लिखे संविधान में, बात ये है कि अल्टीमेटली जो देश चलाते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट जैसे भी हो उसको मानना पड़ेगा, जो नागरिक है उनको मानना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल कल्चर की बात है, ये एक्चुअली लीगल टेक्स्ट के बारे में बात है ही नहीं। हमें लगता है कि ये इंडिया में लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जब भी जाके बात करूँ लॉ स्कूल के बाहर, लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी वकीलों और जज वाली की है। मुझे तो पता है, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रिएम्बल है, वो वी द पीपल लिखा होता है, तो 2-3 चीज पता है, बट लोगों को लगता है कि हाँ ये तो वकीलों और जज की है, हमारी तो है नहीं, तो हमारी बस की बात नहीं है। पर यही जो सोच है, मुझे लगता है कि ये मैंने ही देखा हो लास्ट 20 साल में, ये इसमें भी बदलाव आ रही है, लोगों में बहुत इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और सो ये जो अभी हम मैं जो बोल रहा हूँ कि 75 साल हो गया है, तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो हम में आ गई है, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो इंक्रीज करती जाती है। बट आपने जो कहा, जातिवाद की प्रॉब्लम है, जो व्हाट टेररिज्म की प्रॉब्लम है, कास्टिज्म की प्रॉब्लम है, हर तरह की मैं हर उस समस्या की बात कर रहा हूँ जिस संविधान ने एड्रेस किया है। दैट्स राइट। सो देखिए, ये बात है कि ये सब हमें जानना चाहिए कि ये, जैसे आप एक एग्जांपल लें जो हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल है, रिजर्वेशन। ठीक,
तो रिजर्वेशन ये बड़ा ही, और मैं ये कह दूं साफ साफ कि बड़ा ही ओरिजिनल प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिजर्वेशन। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये कोई कॉलोनियल पावर ने कभी नहीं किया। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन बहुत इज अ वेरी ओरिजिनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिजर्वेशन की प्रोविजन देखें, ये अब हम जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट, ये 2000-2500 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। ये 75 साल में कैसे मिट जाए? सो ये जो रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 75 साल से हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत समय लगेगा फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैव एनी मीनिंगफुल इफेक्ट, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन में उनको खुद सोचना चाहिए कि कौन से प्रावधान है जो हमारे भविष्य के हित के लिए है, और कौन से प्रावधान है जो अभी मुझे हमें लगता है कि नहीं, ये आउटडेटेड हो गए हैं। नहीं, हम और आप आज की जनरेशन है और इस पर बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको तो लगता है कि 4 इसमें प्रावधान ऐसे हैं जो जी। में नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये रहने ही चाहिए, जी क्योंकि ये बात उल्टी भी तो है। जैसा आपने गांधी जी का ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि देश संविधान बनाते हैं, संविधान देश नहीं बनाते हैं। लेकिन देश संविधान चलाते तो हैं, और कई बार देश को एकजुट रखने में संविधान काम भी आता है। करेक्ट, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का संविधान तो ये बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं रामचंद्र गुहा को कोट करूं उनकी किताब को, जो ये बताते हैं कि एक वक्त ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान जितनी विभिन्नताओं का देश है, ये टूट जाएगा। That's right. मगर हमने अपने संविधान में एक तरफ इतनी कसावट भी रखी संघ और राज्य के रिश्तों में, और दूसरी तरफ इतनी उदारता भी रखी संघ और राज्य के रिश्तों में, कि हमारा देश तो नहीं टूटा। Yes. हाँ, ये एक अलग बात है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग फैसलों से कहीं कोई जरूर तनाव पैदा हुआ होगा, मगर हम आज 75 साल की अगर बात कर रहे हैं, देश नहीं टूटा है। करेक्ट। संविधान को तो आपको श्रेय देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, संविधान को तो मैं बहुत ही श्रेय देता हूँ, तो क्योंकि बदलाव तो हो जाए हैं। नहीं, बदलाव नहीं, संविधान को मैं बहुत श्रेय देता हूँ इसके कारण कि उस टाइम पे जो भी संविधान बने, ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग है। श्रेय तो देनी पड़ेगी और संविधान को और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे पड़ोसियों के सारे संविधान कूड़ेदान में चले गए। करेक्ट। सो दिस इज अ टेस्टमेंट बोथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज टू पॉलिटिकल क्लासेस। हमें लगता है कि ये सब लीडर्स कुछ भी ठीक नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द डे देश भी चला है, संविधान भी। पर मैं एक चीज पे आपसे सहमत नहीं हूँ कि देश क्यों नहीं टूटा। सबकी भूमिका है इसमें, बट मुझे लगता है कि देश, जो भी संविधान लिखा जाए, जितना परफेक्ट से परफेक्ट संविधान भी आप लिखे, देश टूट सकती है। और देश इसके कारण नहीं टूटती क्योंकि हमें लगता है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, हमें लगता है कि हम एक देश की नागरिक हैं, और हमें, हमारे मन में वो एक एकता की फीलिंग है। इसके लिए देश ने ये तो संविधान उतनी आजादी भी तो देता है जरूर कि आप अपनी भाषा, आप अपना पहनावा, आप अपना खान पान जी बिल्कुल भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। जी आपको जो लगता है आप करते रह सकते हैं। जी कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर हैं तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि अगर वो नहीं लगाई जाती तो कहीं ये टूटने की तरफ ना चले जाएं। जी तो अगर हम 75 साल की अपनी पॉलिटिकल जर्नी देखें तो उसमें बहुत, अगर ये संविधान ऐसा ना होता, मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, अगर ये संविधान उतनी उदारता ना दिखाता, उतनी आजादी ना देता, तो मे भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो वो भी ना देती। करेक्ट, पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है ना अपना एजेंडा में हाँ। कि जाना हो जाओ, हम तो ये लागू करके रहेंगे। करेक्ट लेकिन आप जब संविधान के तहत आते हो, छतरी के नीचे शपथ लेने के बाद, तब आप ये नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो मेरा ये कहना है दूसरी तरफ कि जितना जरूरी देश के लोगों का विल है देश ना टूटने में, उतना ही जरूरी ये भी है कि वो डॉक्यूमेंट, उसमें विश्वास रखते हैं, हाँ, वो कितना अहम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पर मेरा कहना, मैं आपसे सहमत हूँ इस पे, पर मेरा कहना ये है कि संविधान जितनी उदारता दिखाती है, उससे ज्यादा उदारता अभी दिखा सकती है। अब उस टाइम पे थोड़ा सा खींच के रखा था, क्योंकि हमें लगती थी कि देश टूट जाएगा, ये वो whatever। हमें थोड़ा डर था, बिकॉज वो पाकिस्तान भी बन रहा था तब, कम्युनल राइट्स की टाइम थी, तो हमें लगता था देश टूट जाएगा। मेरा मानना है, अगर ये देश टूटने वाली बात आता है, मैं बंगाल से हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तो आई फील इंडियन, मुझे लगता है कि मैं बंगाली भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहचान एक व्यक्ति की होती है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। और मुझे लगता है, और क्योंकि मैं वहाँ का पॉलिटिक्स भी अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ,
और हर महीने में कलकत्ता जाता हूँ, बड़ा भी हुआ हूँ वहीं पे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे देश टूटने की भय है अभी, और वो है कि अगर दिल्ली से वन नेशन वन लैंग्वेज इम्पोज करती है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। और बंगाल में तो चलो हो ना हो, बट तमिलनाडु में तो हो गए, हुआ है पहला। हुआ है पहले और कुछ होशियारी नहीं तो हुए। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो आइडिया है कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए और हमें थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए, जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ग्रेट पावर टू द स्टेट, और इसलिए देती है क्योंकि हमें लगता था कि तब थोड़ा सा अगर खींच के ना रखे तो हमारे हिस्सों अलग अलग हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है कि अब हिस्से अलग नहीं होंगे। अगर आप उसको रहने देंगे तो कोई नहीं कहेगा कि बंगाल या तमिलनाडु अलग हो गया। बिहार चाहते हैं आप, तो आपने लॉ पढ़ा है ना, आप मुझे बताइए स्पेसिफिकली कौन सा अधिकार आप चाहते हैं जो अब केंद्र को सौंप देने चाहिए राज्यों को आपके हिसाब से? बहुत सारी है। मुझे तो लगता है कि ये पूरा जो 7th शेड्यूल है, उसको दोबारा हमें देखना चाहिए। इस पे मैं एक चीज है, मैं जो विवेक देबरॉय के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो 7th शेड्यूल है जिसमें देता है कि कौन सा पावर सेंटर के पास है, कौन सा पावर स्टेट के पास है, ये हमें पूरा ही दोबारा देखना चाहिए। और हमें दो नजरिए से देखना चाहिए। एक है अब सिर्फ सेंटर और स्टेट नहीं है, अब सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। जैसे अब मैं सुबह एक उसका उदाहरण देता हूँ। आप दिल्ली या नोएडा में रहते हो कि एनसीआर में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो अगर आप देखें तो सबसे बेसिक चीज क्या है जब आप निकलते हो? तो कॉलोनी के रोड्स, दूसरा लोकल मार्केट, तीसरा शायद क्रिमेशन ग्राउंड, बेरियल ग्राउंड, ये सब जो लोकल मुद्दे जो हैं बड़े अहम भी हैं। बहुत अहम है। एकदम लोकल स्कूल, लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब बड़े मुद्दे हैं। ये सब अभी मुझे लगता है दिल्ली तो चलो एक अलग ही केस है, पर मुझे लगता है कि दीज आर पावर्स जो लोकल गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। दीज आर पावर की आज वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नंबर वन। दूसरी, आज जो 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 पावर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मुझे लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। जैसे आप देखिए हेल्थ केयर, हेल्थ केयर एक ऐसा इशू है जो स्टेट सब्जेक्ट है, पर फिर भी आप देखें कि हमें सबसे बड़ा स्कीम अभी क्या है? अभी हेल्थ में सबसे बड़ा स्कीम है आयुष्मान भारत। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि वन नेशन वन हेल्थ केयर स्कीम बनाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि यही सारी चीज है जो हैज टू कम क्लोजर टू द पीपल, एंड इफ इट हैज टू कम क्लोजर टू द पीपल, ये सब इशू है जो प्राइमरीली स्टेट्स के पास होने चाहिए। ये बिल्कुल स्टेट्स ठीक करें गलत करें वो दूसरी बात, बट ये स्टेट के पास होने चाहिए बिकॉज दे आर मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब सेंटर के पास होने चाहिए। दीज आर जहाँ पे सच में वन नेशन वन। तो आपसे तो मैं सहमत हूँ ही, ये तो बात है ही। गांधी भी जो बात करते थे स्वराज की, उसमें बड़ा जरूरी था कि स्थानीय जो पंचायत हैं वो सब मजबूत हों। हुआ नहीं वैसा, वो एक अलग बात है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? वहां तो था ही कि राज्य सोचे, केंद्र सोचे, एक संमति सोचे, कॉम्प्रोमाइज लिस्ट। अब कोई विषय कहीं जा सकता है, ये एजुकेशन वाला भी, उस पर भी खींचतान चलती है कहीं से। अभी किसान जब आंदोलन पर थे तब भी खींचतान थी, किस लिस्ट में आता है। तो मेरा कहना है कि संविधान में तो बाधा बनी नहीं, संविधान बाधा थोड़ी है। जैसे 370 हटाई जा सकती है, अगर किसी का कोई मनोबल हो, इच्छा शक्ति हो, तो ये बदल दे। तो ये मांग तो आपकी सरकार से होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, आप संविधान से मांग कर रहे हैं। नहीं, बात सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए ये एक्चुअली आपने जो कहा, ये एक्चुअली बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहे थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम कि ये शायद परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, पर इसलिए हम अमेंडमेंट मतलब बदलाव की प्रोविजन बहुत इजी कर दिए हैं। तो इसलिए आपको अगर लगे कि आप चेंज कर, मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो ऐसा उस टाइम पे शायद उसके कारण थी क्योंकि वी वर नॉट रेडी येट। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो सब उस पे सहमत हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसमें एक्चुअली बदलाव उतनी सहज नहीं, कठिन होनी चाहिए। तो अगर आप उसको ज्यादा सही। सहज कर देंगे, जैसे आप देखें ये आर्टिकल 370 वाली बात, कोशिश नहीं थी आर्टिकल 370 में कि उसको थोड़ा कठिन करते, पर फिर भी देखिए कि अमेंडमेंट रास्ता तो था। तो मुझे लगता है कि अगर हमें लगे कि कुछ चीजें हैं जो हमारे देश की एकदम कोर डेफिनेशन है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाने चाहिए और उसको अनअमेंडेबल कर देने चाहिए। जैसे हमें अगर लगे कि इक्वालिटी
एकदम हमारे देश की फंडामेंटल है कि विदाउट इक्वालिटी इंडिया इंडिया ही नहीं है। सही है। अगर आपको तो ये प्रोविजन को तो अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं करनी इसको चाहिए। तो अमेंडमेंट वैसे भी नहीं कर सकते, कई बार ये मामले कोर्ट गए हैं। नहीं कर तो सकते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर वाली एक बहाना आने वाला था कि कई बार मामले कोर्ट गए हैं तो कोर्ट ने कहा आप सब बदलिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर पर भी बड़ी लंबी बहस है, क्या उसमें आता है, क्या उसमें Correct. नहीं आता है। करेक्ट। तो लेकिन हम और आप, अगर आपने कहा पॉलिटिकली हम मैच्योर हो चले हैं ना 70-75 साल बाद, करेक्ट। तो हम और आप जब समझ रहे हैं इस बातचीत को That's करते right. हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या है, तो मैं मानता हूं कि फिर देश की जनता भी समझती होगी। आप ही कह रहे हैं That's right. मैच्योर है। So मैं यही बोल रहा हूँ कि एक अंतर है जो आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज कहते हैं, और हमें पता नहीं है कि ये बेसिक वही स्ट्रक्चर कह भी क्या तो है। सकते हैं, नहीं, वो इंटरप्रिटेशन का तो अधिकार केवल उन्हीं के पास है। नहीं, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर तो ये खुद बनाए हैं उन्होंने, और फिर अब खुद कहते हैं। देखिए, इसमें मेरा भरोसा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। जब केशवरत्न भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, ठीक, तो तब बहुत जरूरी थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, तो हम क्या कहे बेसिक स्ट्रक्चर में है, रूल ऑफ लॉ है बेसिक स्ट्रक्चर में, सेक्युलरिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर में, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और डेमोक्रेसी है। तब तक मैं सहमत हूँ कि ये डॉक्ट्रिन है कि हर भारतीय नागरिक इस पे एग्री कर सकते हैं, ज्यादातर, मोटा मोटी। ठीक है। पर अभी आप देखें, जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वाली केस हुआ एनजेएससी, उसमें क्या कहा गया कि जुडिशियल प्राइमेसी, मतलब जजेस को अपॉइंट करेंगे, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट है। ये तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट है। आपको भी नहीं लगता होगा कि जज को अपॉइंट करे। ठीक है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जिसके बिना भारत देश ही कोलैप्स हो जाएगा, ये तो नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जी, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है, ये निर्णय जनता को लेनी चाहिए, ये निर्णय जजों को नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज जज आज कहेगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कल कहेगा कि जज को अपॉइंटमेंट करना है, तीसरी दिन कहेगा कुछ और। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बड़ा बहस है, पर उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर आपकी वो जो पहली सवाल थी असल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बुक में कहना क्या है। मेरा बुक में कहना ये नहीं है कि ये मैं मांग कर रहा हूँ कि नया संविधान लिखी जाए कल। इनफैक्ट मैं एपिलॉग में लिखा हूं कि नया संविधान अभी लिखने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं ये क्लियरली कह दिया हूं। पर मुझे लगता है कि देश में, समाज में जो प्रावधान हमें लगता है, और मैं ये 3 उदाहरण दिया हूं आपको, कि हमारे लिए काम नहीं करता है, देश के हित के लिए नहीं है अभी, उसमें हम बदलाव के बारे में बात बिल्कुल करनी। ठीक है, मुझे 2-4 आपसे जरूरी सवाल पूछने हैं। जैसे एक तो पुलिस को लेकर ना, इसी सोफे पर बैठकर बहुत सारे लोगों ने कहा, जी साहब देखिए, पुलिस की व्यवस्था बहुत पुरानी है, 1935 का एक्ट जो का त्यों आ गया है, पुलिस को बदलना चाहिए, पुलिस को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम है। मैं मान गया। आप बताइए, अगर अंग्रेज़ ना आते या अंग्रेज़ों वाला सिस्टम हम ना ही देते, क्या पुलिस होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए थी? कौन गारंटी लेगा कि जैसी पुलिस को आज हम कोस रहे हैं, व्यवस्था को कोस रहे हैं बेसिकली, जब हम अपना कुछ ओरिजिनल बनाते तो उसे ना कोस रहे होते? पता नहीं है किसी को। पर अगर आपने जब इतना लिखा है तो कुछ सोचा भी होगा, और आप खुद, आप पुलिस का आपने जिक्र भी किया। मुझे आप बताइए, अगर अंग्रेजों के सिस्टम से निकली पुलिस सेवा को हम आज लागू नहीं कर रहे होते, तो आप बताइए आदर्श व्यवस्था क्या है, पुलिस क्या होती फिर? कम्युनिटी पुलिसिंग। बताइए। मैं सिंपल बताता हूँ आपको कि कम्युनिटी पुलिसिंग, उसकी लोकल लेवल पे हमें देखना है कि कैसे हम हमारे लोकल लेवल पे पुलिस थानों में कीप लोकल रेसिडेंट्स, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट ये जो इंडियन पुलिस सर्विस है, विच इज पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इज द फैक्ट दैट इसकी एक कॉलोनियल लेगेसी है जो हर इंस्टीट्यूशन में होती है, कि वो इंस्टीट्यूशन की जहन में लगता है, ये हो जाती है, आ जाती है कि हम अब नागरिक के ऊपर है, हम सर्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट इन सर्विस ऑफ द नेशन, वी आर रूलिंग द नेशन। हम तो उन्हें सरकारी नौकरी कह रहे हैं। पर वेल, हम तो कहते हैं नौकरी, पर उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, पर देखिए, ये मैं पुलिस वाले को कोस नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका एक्चुअली मैं बहुत सारे तो वकील हूँ, मैं बहुत सारे पुलिस वालों के साथ लोग रोज डील करता हूँ। उसकी सिचुएशन एक्चुअली बहुत ही खराब है, क्योंकि ना उनको पैसे मिलते हैं, ना उनके कोई सामर्थ है, पर फिर भी काम इतना दिया जाता है, तो एक्चुअली भाई सिंपैथीज आर देयर विद द पुलिस। हम सिस्टम पर बात कर रहे हैं, सब सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अलग सोचे, कुछ अलग तरह से सोचे, तो ये आइडिया है जो बहुत सारे देशों में भी है, कि लोकल लेवल में ये पुलिस कम्युनिटी पुलिस हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पुलिस सर्विस हो, ये एक नेशनल सर्विस ना हो, ये हर स्टेट में अलग अलग सर्विस हो, और वो एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म किया जाए। स्टेट में तो है ही, आईपीएस ही तो जाते हैं। नहीं, बट ये सिस्टम तो आईपीएस है।
सिस्टम तो आईपीएस अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिस्टम के प्रतिनिधि आईपीएस लोग हैं, जो नीचे कांस्टेबल इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, अल्टीमेटली वो उसमें स्टेक होल्डर हैं भी नहीं। अल्टीमेटली ऐसे हमको सबको पता है कि आईपीएस ऑफिसर कॉल्स द शॉट्स। ओके, ये सबको पता है, आईपीएस ऑफिसर कॉल्स द शॉट्स। और ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा ही अनअकाउंटेबल टाइप से डेवलप किया है, क्योंकि दैट अगर ऐसे मेरे रातों रात तो तबादले हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं लोग। आप कह रहे हैं कि अनअकाउंटेबल है। सस्पेंड के बाद क्या होती है ये भी पूछना है। बट देखिए बात ये नहीं है कि कुछ भी नहीं चलता है सिस्टम में, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। बट जैसे अगर आप किसी को जाके पूछे, जैसे मैं एक आदमी से बात कर रहा था कि बोला कि भाई साहब 3 जगह है कि मुझे कभी जाना नहीं है लाइफ में। एक है पुलिस स्टेशन, दूसरा है हॉस्पिटल, तीसरा है कोर्ट। हाँ, अगर आप देखें तो ये 3 चीज एक्चुअली दीज आर ऑल पब्लिक सर्विसेज। These are all services that state should provide to citizen। कि अगर हमें सच में कोई दिक्कत है तो हमें तो पुलिस के पास ही जाना चाहिए। तो पर लोग डरते हैं, लोग पुलिस के पास जाना नहीं तो चाहते। संविधान फेल कैसे हो गया? नहीं, संविधान देखिए, संविधान तो डायरेक्टली अगर आप वैसे देखेंगे, ये तो अरिथमेटिक नहीं है कि संविधान इज अल्टीमेटली हर कुछ जो चीज जो होती है ये संविधान की छत्र छाया में होती है, ठीक है ना। तो संविधान प्रोवाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशन। और ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है, और इसलिए मैं पुलिस के बारे में बात संवैधानिक तौर पे मैं कह रहा हूं, यह है कि संविधान लेजिटिमाइजेस द पावर ऑफ द पुलिस इन मेनी रिस्पेक्ट्स, ठीक है। नंबर 1 ये है पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके, कि बिना अरेस्ट बिना एफआईआर के किसी को भी उठाया, एहतियातन तौर पर गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लॉ लिया एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कुछ भी। वो तो एक्चुअली दैट्स द एक्चुअल जस्टिफिकेशन। अब क्या एक्चुअली में है नहीं है, हाँ, वो अलग बात है। पर आप देखिए, जो जैसे वो आंकड़ा मैं किसी को दे रहा था कि पिछली साल 58 लाख पीपल वर अरेस्टेड अंडर आईपीसी एंड अदर ऑफेंसेस। मतलब कुछ एफआईआर हुआ, कुछ इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, उसके बाद अरेस्ट की। पर 85 लाख लोग, और एक्चुअली 86 लाख लोग डिटेन्ड हो गए। हाँ, ठीक है। मतलब है कि बेसिकली पुलिस वाला आया, उठा लिया और 2 दिन डाल दिया। बिल्कुल, वो तो हम इस पेशे में हमें तो खबर मिलती ही है। आपको तो खबर मैं अर्घ्य जी बार बार ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो सतत संघर्ष का सवाल हो गया ना अब, कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले फेल हो रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये तो कह नहीं रहा है कि इस तरह से होना चाहिए, ना वो ये कह रहा है इस तरह होते रहना चाहिए, बदल नहीं सकते। बिल्कुल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना उदार है कि उसकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो तक चेंज हो गया है ना। सुप्रीम कोर्ट मामला गया कि ये तो जो आपातकाल में हुआ, एक लंबी बात है जो करने को है, पॉडकास्ट एक भी कम है उसके लिए। पर मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, एक किताब लिख दी गई बहुत बढ़िया, उसमें कुछ नियम लिख दिए गए। अगर मानने वाले बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं, उस किताब को फेंक देना चाहिए कि उसके ना मानने वालों को या गलत ढंग से इंटरप्रेट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए या उन्हें सुधारना चाहिए? करेक्ट नहीं, बिकॉज ये तो हर समय यही कहा जाता है कि प्रॉब्लम तो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं। पर देखिए, ये एक्चुअली मुझे लगता है, अगर आप सच में कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्रिटिसिज्म करना चाहते हो तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन्स सब काम देश हित में करेंगे, ठीक है। और ये जो सोच है हमारे पॉलिटिकल थियोरी में, ये बहुत ही एक सरल टाइप की सोच है, बहुत सरल टाइप की सोच है। तब आज़ादी की टाइम थी, हम सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, हम आशावादी थे कि सब ठीक हो जाएगा, देश आज़ाद होगी, सब ठीक हित पे काम करते। पर आदमी, इंसान ऐसे कभी नहीं काम करते, कभी नहीं। और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रेरणा लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। बिल्कुल। और अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है कि मैन इज वाइल, आदमी बुरा है। तो अब आदमी बुरा है तो उसके मुताबिक आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर आदमी प्रेसिडेंट ऐसे करेगा तो सेनेट ऐसे करेगा, तो अगर जुडिशरी ऐसे करेगी तो ऐसे करेगा। उसको बोलते हैं हम चेक्स एंड बैलेंसेस। तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, बट हम एक्चुअली ये सिस्टम वैसे नहीं किए, हम एक्चुअली थोड़ा बहुत उस तरफ गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सब ऐसे एक, तो आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा डंडा, तो उसमें डंडे का जोर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि आदमी बुरा है? नहीं, सो एक्चुअली नहीं, बात एक्चुअली उल्टा है। हाँ। सो बात एक्चुअली उल्टा है कि वहां पे हमें ये जो सिस्टम वाली बात है, ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए था कि 1 एक बेसिक फ्रेमवर्क हो जो हम सब अग्री कर पाए। नंबर 2
इज दैट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारे वो इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लानी चाहिए थी, कि पुलिस जैसे, नंबर 2 आईएएस जैसे, आगे बढ़िए, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, सवाल है मेरे। सेकंड है। हम्म, नंबर 3 है इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स। ओके। सिटीजन्स, ये सिर्फ ये एक सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन की कि अगर स्टेट ठीक हो जाए ना तो देश की तरक्की हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, स्टेट तो ठीक करना ही है, ये तो बात नहीं है कि स्टेट को ठीक नहीं करना है, बट सिटीजन्स, नागरिक आपस में क्या करेंगे, उसमें उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये वाली सोच हमें है नहीं। नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बिकॉज हमें लगता था कि स्टेट को अगर ठीक करते तो मोटा मोटी सब ठीक हो ये जाएगा। बाद में जोड़ा गया इसमें तो कि एक वो दूसरे के fundamental सम्मान करना। हाँ, वो हाँ। तो मैं नहीं, वो तो एक्चुअली डिड अ ग्रेट डिससर्विस। मुझे लगता है कि वो जो ये कर्तव्य वाली बात है, आई मीन उसको तो एक्चुअली ये सेट इट बैक बाय मेनी इयर्स, क्योंकि वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो है, एज आई सेड, दीज आर ड्यूटीज फ्रॉम सिटीजन टू स्टेट, वो तो एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्चुअली वैसे ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, वो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया। 42nd बिल्कुल। अमेंडमेंट बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक अमेंडमेंट था, तो उसका एक अलग ही रूप ले लिया वो। तो मुझे लगता है कि वो सीरियसली जो हम कहते हैं, जैसे अगर आप कर्तव्य कहना चाहते हैं या धर्म कहना चाहते हैं, जैसे भी कहना चाहते हैं, बट ये एक आइडिया है जो एक ओरिजिनल इंडियन आइडिया है। वो गांधी जी से मोदी जी सब बात करते हैं कर्तव्य या धर्म के बारे में। तो हमें देखना चाहिए कि एक, अगर ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है कि देश का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, अगर अब देश में फंडामेंटली एक आइडिया है जो लोगों के मन में है, कर्तव्य, धर्म, जो भी बोलते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आए। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में आप भी मानेंगे लिखी तो नहीं जा सकती थी, माना तो यही जाएगा कि भाई आप, मैं और आप एक दूसरे का सम्मान करें। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही जाए जरूरी तो नहीं है। जब ये लिखा गया, जब ये लिखा गया कि यहाँ लोकतंत्र होगा, समानता होगी, बंधुत्व से रहेंगे, तो ये मान ही लिया गया कि इसमें निहित होगा, इनहेरिट होगा कि मैं और आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी समानता और बंधुत्व चलेगा। तो बात यह है कि अगर मैं और आप उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं ले रहे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, कोई ऐसे इंटरप्रेट कर रहा होगा कि करना भी चाहिए। 75 साल हो गया है, और ये आप बात सही कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनहेरेंट है कि कि सम्मान करेंगे, पर अगर आप देखें 75 साल बाद कि हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगे, ज्यादातर लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। ज्यादातर लोग एक दूसरे का सम्मान यदि नहीं कर रहे होते तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर कितना ही अच्छा हो, आप ही की बात कह रहा हूं मैं, तो फिर हम एक साथ भी ना रह रहे होते। जब सम्मान नहीं किया तो बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हुए। नहीं, बात सही है ना। अगर एक बंगाली एक नॉर्थ इंडियन के साथ यहाँ बैठकर है ना हिंदी में बात कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आज यहाँ जरूरत हिंदी की, तो हिंदी में करता हूँ, कहीं अंग्रेजी में भी करता है ना। मैं बंगाल जाता हूँ तो मैं बांग्ला का सम्मान भी करता हूँ और अभी भी करता हूँ, तो इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग ये कर ही रहे होंगे, तभी तो ये देश ऐसे चल रहा है ना। हर टाइम में ज्यादातर आप ऐसा करते हैं। आप अमेरिका की उस अवधारणा से ज्यादा सहमत क्यों हैं कि इंसान बुरा ही होता है? और एक तरफ अच्छा, मैं लगातार बोल रहा हूं लेकिन मैं जोड़ दूं, भूल ना जाऊं। बोलिए। आपने गांधी का जिक्र बार बार किया। गांधी तो इंसान अच्छा होता है मूल रूप से, ये मानने वाले व्यक्ति नहीं, एक्चुअली नहीं, ये तो नहीं। एक्चुअली गांधी जी का इसमें एक्चुअली बहुत गांधी जी कभी कहेंगे नहीं कि, और उस किताब आप सभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, गांधी जी की अल्टीमेट उद्देश्य ये थी कि इंसान कैसे और भले बने। गांधी जी कभी वो नीतिवाचक साइड से कभी नहीं देखते थे कि इंसान भले नहीं है, ऐसे कभी नहीं कहते थे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कहते थे कि इंसान को और बेहतर, इंसान खुद को कैसे और बेहतर बनाए। सो इसका इम्प्लिसिट क्या हुआ कि इंसान और बेटर हो सकते हैं, ठीक है, और ये तो हो ही सकते हैं, और मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंसान, सिस्टम सब बेहतर हो सकते हैं, सभी बेहतर हो सकते हैं, और नया लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा नया लिखिए, यही तो बात है। तो जितना नया आप चाह रहे हैं उतना तो धीरे धीरे रोज परिवर्तन आ ही रहा है। भाई इंदिरा गांधी ने ही कह दिया था 1980 में, मैं पढ़ रहा था, एक किताब मेरे पास थी, मैं आपकी जिक्र कर रहा था, इसमें भी ये लिखा था कि बहुत वक्त नहीं हुआ 1980 में, मतलब आपातकाल के बाद ही इंदिरा का एक जगह जिक्र था, जिन्होंने आकर कह दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी चीजों में अब ऐसा लगता है उसमें, मतलब कहना चाहिए कि प्रासंगिक नहीं है कुछ चीजें उसकी, है ना। तो वो तो तब से चल रहा है और परिवर्तन हो ही रहा है। मेरा जो एतराज है आपके इतने कहे पर, बहुत सारी इसमें सहमत भी हूं कि ये कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार भी कह रही है कि हम गुलामी के निशानों को हटाएंगे, और हम सब भी सहमत होते जा रहे हैं धीरे धीरे सेडिशन जैसी चीजों पर। तो कोई नया लिखने की बजाय
इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो ऐसी चीजों पर हम उस तरफ जा ही रहे हैं। नहीं तो इसमें तो तो सरकार से मांग होनी चाहिए ना। नहीं तो मांग अल्टीमेटली एक्चुअली नागरिक से है। अच्छा, बिकॉज एक्चुअली अगर नागरिक प्रेशर बनाए कि हम परिवर्तन लाए, ठीक है, तो और नितिन जी अगर आप ठीक से ये इसको देखेंगे तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें देश में इसमें एक डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह की परिवर्तन लाया जा सकती। ये नहीं है कि आप ये इसको फेंक दे और एक दूसरा लिखे, ये तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो परिवर्तन के बारे में आप बात करते हैं, ये जब मैं बुक लिखा हूँ तो लोगों के मन में यही डर होता है, शायद आपके मन में भी है, कि अगर हम नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यही डर लोगों के मन में, बहुत सारे लोग मुझे ये प्रकाश भी किए हैं कि यही डर है। तो देखिए, अगर ये इस डर को हमें सामना करना है तो हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चर्चा ना करें तब ना देखें ये सब चेंजेस हो सकती है। ये मेरा मानना है, नंबर 1। नंबर 2 है जो मैं ये मेरे बुक में कहता हूँ कि अगर आप देखें, ये 1944 में हिंदू महासभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान फ्री स्टेट, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। और अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें लगता है हिंदू महासभा, सावरकर जी की पार्टी, सावरकर जी बोल रहे थे कि एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में कि जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत में है वही हिंदू है और वही यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स ये इंक्लूडेड है, बाकी मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक्सक्लूडेड है। तो हमें लगता, शायद लोगों को लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कुछ लिखा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं लिखे। और ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वहाँ लिखे कि नंबर 1 दैट इंडिया शैल हैव नो स्टेट रिलीजन, कोई देश का कोई धर्म नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 है कि देयर विल बी नो लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कोई कानून सिटीजंस के में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, समान भेदभाव नहीं होगा। और तीसरी बात है, जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे। नाउ ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मुझे लगता है कि अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी हो, सरकार की साइड से भी हो, ये मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र वाली बात आएगी। और इसका कारण ये है कि हिंदुत्व डॉक्ट्रिन जैसे उस टाइम पे हिंदू महासभा की और आरएसएस की भी माननी थी कि हिंदुत्व डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स इन सोसाइटी, वो समाज में चलती है, वो समाज में लोगों की मन में एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो संवैधानिक दौर पे कभी हिंदू महासभा भी नहीं। और अगर आप देखें कि भाजपा की पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स लाए हैं, अगर आप इसको जीएसटी कहे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कहे, इसमें इसके साथ हिंदुत्व की कोई रिलेशनशिप नहीं है। शायद कोई कानून हो सकते हैं, सीए, ये शायद हिंदुत्व की ज्यादातर ओवरऑल एजेंडा में है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये हिंदू राष्ट्र वाली बात ना हिंदू महासभा ने की थी, ना बीजेपी कह रही है। तो मुझे क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, लेकिन वो राम राज्य कोई ये थोड़ी था कि वो भाई उसमें कोई मुसलमान नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, वो थोड़ी है। राम राज्य मतलब कल्याणकारी राज्य, जो हम भी कहते हैं कि भाई हम एक कल्याणकारी स्टेट बनेंगे। एग्जैक्टली। और ऐसे राम राज्य तो वही है, ऐसे कोई अब सबका कल्याण हो। और सो यही बात है कि ये जो डर लोगों के मन में है, ऐसे इस डर इससे मैं वाकिफ भी हूँ, और बट बात ये है कि ये अगर एक डर है तो इसके बारे में हमें और चर्चा करनी चाहिए, तो संविधान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और ये बुक लिखने का यही उद्देश्य था कि हम सब नागरिक होने के नाते संविधान के बारे में सोचें कि कौन से प्रावधान हमारे हित में है, कौन से प्रावधान नहीं है। क्योंकि अगर हम इस पे ना सोचें, इसके साथ हम एंगेज ना करें, तो कल क्या पता क्या चेंज आ जाए। मुझे एक बात बताइए, आप तो इंग्लैंड पढ़कर आए, है ना? इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हाँ, भारत हो, सारे लोग तो मिलकर कभी ना संविधान की चर्चा करेंगे ना कानून की चर्चा करेंगे। आप ये मांग कर जरूर रहे हैं कि सब नागरिक मिलकर संविधान पर बात करें। ना तो हिंदुस्तान में जब बन रहा था 48 से 50 में, तब सारे लोग मिलकर शामिल थे, ना आज शामिल हैं। तो मेरा ये सवाल लगभग आखिरी है, इसके बाद एक आध होगा तो पूछूंगा। आपकी ये मांग नागरिकों से है, वही नागरिक अब तय करेंगे। जैसे आप खुद वकील हैं, लोग कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आलोचना ये भी है कि ये तो वकीलों का संविधान है, सब वकीलों ने मिलकर लिख दिया है, थे ही वकील ज्यादातर लोग उसमें।
अभी आप खुद कह रहे हैं कि लोग खुद इसकी भाषा देखते हैं, कहते हैं तो वकील जाने, वकील लोगों ने लिखा है, हमसे क्या मतलब है। ये फिर जब बैठेंगे, कौन बैठने वाले हैं? नेता बैठेंगे, कुछ पढ़े लिखे 2-4 लोग बैठेंगे जो कानून समझते हैं। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपको किस तरह के नए संविधान की आशा? नए संविधान में ये नहीं कह रहा आप कह रहे हो नया लिखो, इसी में किस तरह के परिवर्तन आप सोच रहे हैं कि लोगों के द्वारा आ जाएंगे? नहीं लोग देखिए, कहाँ हैं? नहीं ये चेंज कैसे आती है? देखिए ये संविधान वाली चेंज, ये बहुत बड़ी चेंज है, और ये तो अभी मैंने कहा भी है, और ये इसका वक्त अभी नहीं आया है। ये चेंज के लिए ये वक्त नहीं आया, क्योंकि ये कुछ मोमेंट्स में आता है। जब आज़ादी मिलती है तब आती है। अब हिस्टोरिकली कहीं भी देखे, अमेरिका में देखे, फ्रांस में देखे, इंडिया में देखे, संविधान कब बनती है? जब एक ऐसा एक मोमेंट हो कि आज़ादी वाली मोमेंट, या कुछ मोमेंट हो कि देश में कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे देश में चेंज तो स्लोली हो रहा है, वैसे कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का सडनली आउट ऑफ नोवेयर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होगा। सो ये नहीं है कि कौन सा असेंबली होगा, ये कौन से लोग होंगे, कैसी भाषा की इस्तेमाल करेंगे, इसका एक्चुअली मेरा उत्तर नहीं है मेरे पास। पर मेरा जो ये मांग है कि जो ये नागरिक इसके ऊपर चर्चा करे, कहाँ चर्चा करे? तो जब हम टीवी पे देखते हैं, अगर कुछ इश्यूज आए हैं, जैसे सोचिए कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन के बारे में इशू आए हैं, लोग खुद के डाइनिंग टेबल पे चर्चा करें इसके बारे में कि क्या है एक्चुअली संविधान का ये कहती है। अगर इशू आए जीएसटी की, हम सब जीएसटी देते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जीएसटी देते हैं, लोग थोड़ा सा सवाल करें कि क्यों रेट ऐसा है। ऐसे ही नागरिकों की जानकारी भी बढ़ेगी, नागरिकों की इंटरेस्ट भी बढ़ती है, और फिर नेता भी जो मन में आए वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी पब्लिक सेंटिमेंट है वो थोड़ा गेज करते हैं। तो ये एक्चुअली संविधान बदलाव की सफर बड़ी लंबी सफर है। ये नहीं है कि ये 5 साल में हो गया, 1 साल में हो गया, 10 साल में हो गया। ये बदलाव तो आती रहेगी। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी ये किताब जो है, ये उस बदलाव की तरफ एक चर्चा छेड़ती है, एक पहलू बता रही है कि ये शुरू तो करो। मुझे ऐसा लगता है आप और भी किताब लिखेंगे इस पहलू। हाँ, लिखता तो ऐसा इरादा तो ऐसा ही है। और शुरू तो करो नहीं, क्योंकि शुरुआत तो जैसे आप कह रहे हैं, ये तो और मैंने भी कहा कि ये तो चलती हुई गाड़ी है, तो चल रही है, तो ये ऐसे शुरुआत नहीं, बदलाव तो होती रहती है। पर हमें सोचना चाहिए कि किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, बिकॉज अगर हम ये ना सोचे तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना आ जाए जिसको देखे कि हम चौंक जाए। पर अर्घी जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपसे जो समझा मैंने बताया। कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन आपकी किताब का नाम है। ये कॉलोनियल पार्ट जो है, ये हट जाए, बढ़िया, जो हमें चुभ रहे हैं। लेकिन वैसे हमारा संविधान बहुत सुंदर है। और मैं सच बताऊं तो मैंने पढ़ा भी है, इस नाते कि मैं नागरिक शास्त्र का छात्र हूँ, इतिहास का भी। इस संविधान से ज़्यादा विस्तृत संविधान कोई है नहीं। इस संविधान में जितनी बातों का ध्यान उस वक्त रखा जा सकता था, रखा गया है। इस संविधान को अमेंड करना जितना मुश्किल है, उतना ही आसान भी है। और फाइनली मैं याद करता हूँ डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले कैसे हैं, किस नियत से चलाएंगे, उस पर निर्भर करता है वो सफल कितना होगा। ये एक चीज़ है जिसमें हम फुली सहमत हूँ। तो सहमति के इस बिंदु पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू नितिन जी, आज के एपिसोड का समापन करते हैं। क्योंकि विषय बहुत वृहद है संविधान की तरह, तो जाने कितने पॉडकास्ट के एपिसोड्स इस पर कुर्बान किए जा सकते हैं। लेकिन आपने एक जिक्र छेड़ा द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर, मैं भी चाहूँगा कि इसका सिरा हमें पकड़ना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए, चर्चा छेड़नी चाहिए। और अब तो चूंकि लॉ में लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा है, हम भी एक नया पॉडकास्ट लॉ पर शुरू करेंगे। वेरी गुड। संविधान की चर्चा उसमें बीच बीच में होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी इस चर्चा को सुनने के लिए, इस बातचीत को सुनने के लिए। कुछ सवाल रह गए, लेकिन फिर कभी एड्रेस करेंगे। धन्यवाद। पढ़ाकू नितिन के एपिसोड में इतना ही। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।